बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह और मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। रोज़ सुबह की तरह आपकी सुबह को बाखबर बनाना है और बहुत सारी खबरों की तरफ जाना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपसे शेयर भी करनी है और मार्च से मार्च तक की कहानी में बताऊंगी आपको। लेकिन मार्च से मार्च तक की कहानी में जाने से पहले आपको अपने एनालिस्ट का तारुफ कराती चलूँ। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, उनके साथ तशरीफ फरमा है तनवीर शहजाद साहब। दोनों से गुफ्तगू करेंगे और उनके जो है आरा जानेंगे, उनके तज्जिए जानेंगे। लेकिन मार्च से मार्च तक की मैंने बात की नाज़रीन, परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो दुबई जा चुके हैं, दुबई पहुंच गए, अभी अभी पहुंचे। आपको ताज़ा तरीन भी बता दें कि अभी पहुंचे और बड़े आराम से पुरसकून पुराराइश किस्म की फ़्लाइट में गए, मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए गए बड़े आराम से। लेकिन 2013 के मार्च में आने वाले परवेज़ मुशर्रफ 2016 के मार्च में वापस दुबई चले गए। चौधरी निसार अली वज़ीर दाखिला ने ये फैसला लिया और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया। और चौधरी निसार अली खान ये भी कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तो सबको हिमायत करनी पड़ेगी और साथ ही सबको मानना भी पड़ेगा। परवेज़ मुशर्रफ साहब के वकला ने जब ये यकीन दहानी दिलाई है कि 6 हफ्ते बाद वो फिर वापस आ जाएंगे, तब जाके ये बात बनी है। फारूक साहब, परवेज़ मुशर्रफ साहब मार्च से मार्च तक की कहानी क्या होने जा रहा है? 6 हफ्ते बाद वापस आ जाएंगे, पहले जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। चौधरी निसार अली साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देखें उसमें बिल्कुल वो ऑफ कलर थे। जो एक रवायती चौधरी निसार अली हम देखते हैं, बड़े दबंग अंदाज, जारहाना अंदाज, वो चीज़ वो कल नहीं थे। सही। नवाज शरीफ साहब ने मेरा ख्याल है इस वक्त बहुत एक रिलीव्ड और इस वक्त बहुत सुकून में होंगे कि शुक्र है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान से चले गए। 4 से 6 हफ्ते में मेरा नहीं ख्याल है कि वो वापस आएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर कल एक और फिगर भी आ गया कि नहीं से 4 से 5 महीने तक वो आ जाएंगे, तो ठीक है, ये अपने आप को तसल्ली देने के लिए हो सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि इन फोर्सिबल फ्यूचर जनरल परवेज़ मुशर्रफ वापस आएंगे जब तक हालात बहुत ज़्यादा फेवरेबल जो है उनके लिए नहीं हो जाते। यानी वो जो वादा करके गए वो गलत करके गए हैं, वो क्या गलत बयान किया उन्होंने? जिस तरह का एग्रीमेंट इन राइटिंग नवाज शरीफ साहब करके सऊदी अरेबिया गए थे 2000 में, उस तरह का कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है, हो ही नहीं सकता। अगर है तो गवर्नमेंट सामने लेके आए। नंबर 1, वर्बल किसी ने पता नहीं क्या कहा होगा, उसकी कोई हैसियत नहीं होती है, ठीक है ना जी, ठीक है, अपने आप को खुश करने वाली बात है। लेकिन अनिका, मैं 1-2 बातें अब करना चाह रहा हूँ। पहली चीज़ ये, नवाज शरीफ साहब ने मेरा ख्याल है वो जनरल मुशर्रफ को उन चीज़ों को पे रिटर्न किया है जो कि कंसेशन और रिलीफ जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ साहब को दिए थे। देखें, एग्रीमेंट आज भी मेरे मोबाइल में है, कहीं तो मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उसमें ये था कि जब वो सऊदी अरेबिया गए थे, पहली बात है 10 साल के लिए गए थे, सऊदी अरेबिया ने मीडिएट किया था, 10 साल के लिए गए, लेकिन 7 साल बाद वापस आ गए। वो भी जाहिर बात है किंग अब्दुल्ला की इन्वॉल्वमेंट थी 2007 में। आगे सुन ले, सऊदी अरेबिया के दौरान हमारी यादाश्त बड़ी कमज़ोर होती है हम लोगों की। सऊदी अरब में जब वो थे तो शहबाज शरीफ साहब भी और नवाज शरीफ साहब को स्पेशली इजाज़त दी गई, अपना किंग अब्दुल्ला जो सऊदी लीडरशिप और जनरल मुशर्रफ कि वो अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए शहबाज शरीफ साहब बाहर जा सकते हैं, सऊदी अरब से अमेरिका या लंदन। ये मेडिकल ट्रीटमेंट फारूक साहब, इसी ने तो मुशर्रफ साहब को बाहर भेजा। मेरी बात सुने, तो ह्यूमैनिटेरियन एंगल है। और दूसरा, नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा था कि जी मैंने जाना लंदन, मेरा बेटा जो है वो बहुत बीमार है, तो लिहाजा उनको भी जाने की इजाज़त दी गई। तो मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने एक तो वो जो बातें हैं उनका उन्होंने रिटर्न किया है, ठीक है ना जी। और तीसरी चीज़ मैं आज ये कहने लगा हूँ, वो 3 जो हॉक्स हैं PMLN के, दोनों ख्वाजा साहब और एहसन इकबाल साहब, मुझे आप ये बताएं कि इतना कुछ जो समझते कि एक शख्स ने, एक गद्दार था, उसने आइन को एब्रोगेट किया वगैरह वगैरह, वो कैसे काले बैंड बांध के जनरल मुशर्रफ से उन्होंने कैसे प्रेसिडेंट जो है उन्होंने हलफ किया? आपने बोला कि नवाज शरीफ साहब तो शुक्र अदा कर रहे होंगे कि मुशर्रफ साहब चले गए, एक मसला जो है सर से टला। लेकिन तनवीर साहब, बहुत सारे वज़रा ने ये बात कही थी, और जिसके अंदर से 3 हॉक्स में से भी कुछ नाम है कि अगर मुशर्रफ साहब चले गए तो हम वजारत छोड़ देंगे। अब क्या होने वाला, वजारत छोड़ेगा कोई या नहीं छोड़ेगा, या वो भी उसी तरह के वादे हैं जिस तरह मुशर्रफ साहब? उन्होंने तो वज़ार कहा कि मेरी बात हर बर सब सच हो गई है और कानून का सामना करके गए हैं, नून लीग को तो एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो बंदा गया है 6 हफ्ते के लिए अदालत में एफिडेविट दे के और एक पुरस्कार से रास्ते से एयरपोर्ट में दाखिल हुआ है, इस बंदे ने पता नहीं ये वापस आया तो फिर भी इसको नुकसान होगा, ना वापस आया तो फिर भी नुकसान होगा। मैंने परवेज़ मुशर्रफ को आज सुबह जहाज़ में बैठते नहीं देखा, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि वो उन्होंने ज़रूर अपना मौका जहाज़ के
दाखिल होते हुए लहराया होगा और ये मुक्का पाकिस्तान 12 की पार्लियामेंट 12 मई की तरह सही। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट को भी मुक्का दिखा के गए हैं, इंसाफ के निज़ाम को भी मुक्का दिखा के गए हैं, 20 करोड़ अवाम को भी उनकी औकात याद दिलाई है मुक्का दिखा के कि कीड़े मकोड़ो तुम्हारे लिए तुम्हारा कानून है, मैं ताकतवर शख्स हूँ, मैं जा रहा हूँ, ना मुझे 55 मरतबा अदालत ने बुलाया है, मेरा बाल कोई इस मुल्क में बीका नहीं कर सका। और परवेज़ मुशर्रफ के जाने के उन्हीं का बड़े फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि अब जमहूरी हुकूमत को रिलीफ मिलेगा, तख्ता कोई नहीं उल्टेगा, इसके खिलाफ धरने कोई नहीं कराएगा, इसका इक्तसादी एजेंडा आगे बढ़ेगा, मॉडल टाउन सानहे के मुलजमों को अब सज़ा नहीं मिलेगी, अब बेफिक्र होकर नून लीग के लोग फिर सकेंगे, अब नैब की कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, ये NRO है, ये बुकमका है, ये धांधली है, ये जुल्म है जो पाकिस्तान के लोगों के साथ हो गया। बड़ा खुल के सामने आया था, ये NRO कब सामने आएगा? कोई NRO है भी या नहीं है? ये बिल्कुल है। आप है। देखिए अटार्नी जनरल की जबान बता रही है कि NRO है। ये जो बेबसी है सार की, जिसका फारूक साहब ने जिक्र किया, ये बता रहा है NRO, शेख रशीद कह रहा है NRO। और ये जो पाकिस्तान के दोस्त मुल्क हैं, ये सऊदी अरब हो, चाइना हो, दूसरे हो, जो पाकिस्तान के मामलात में ग्रंटर बनते हैं, ठीक है, ये आलमी दबाव बता रहा है कि अच्छा, बेबसी की आपने बात की, चौधरी निसार साहब तो ऐसे शख्स ही नहीं जो बेबसी के आलम के अंदर जाए, वो तो ऐसे हैं ही नहीं जिनको दबाया जा सके, ये कैसे हो गया? देखिए हुआ ये है कि चौधरी निसार साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ, ये इन्होंने एक बड़ा प्रैग्मेटिक किस्म का अपना ये फैसला किया है, ग्राउंड रियलिटी देखते हुए। वो नहीं चाहते कि सिविल मिलिट्री टेंशन दोबारा इतने हो जाए अगले 2 साल में। वो चाहते हैं कि भाई हम अपने 2 साल पूरे करें, हमारा ये टेन्योर मुकम्मल हो, कोई मसला नहीं होना चाहिए। देखें मेरा ख्याल है एक लिहाज से फौज जो है वो भी सेटिस्फाइड होगी, कि क्योंकि हमें तो सबको मालूम है, सही बात करनी चाहिए कि फौज में बहुत बेचैनी थी कि जनरल मुशर्रफ के ट्रायल के ऊपर कि एक आर्मी चीफ को जिसको तो तनवीर साहब सही कह रहे हैं ना, फारूक साहब मेरी बात सुने, एक सिविलियन गवर्नमेंट जो नीचे जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो रिकमेंड करती है स्टेट ऑफ इमरजेंसी, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इमरजेंसी लगाता है, ठीक है ना जी, आप उसको कहते हैं मुल्क का गद्दार। चलो इस पर डिबेट हो सकता है, तो एक तो वो भी मुतमिन है, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब मुतमिन है। देखिए एक बात, आज के बाद परवेज़ मुशर्रफ का नाम लेके जमहूरियत के मुखालफों को ताने दिए जाएंगे, ताकतवर शख्स अपने मुल्क में नहीं रह सका। की बात कर लेते हैं, जमहूरियत के नाम लेवा लोगों की भी बात कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ की वर्दी उतारी बेनज़ीर भुट्टो ने, उनको सदारत से उतारा आसिफ अली जरदारी ने। अब ये क्या हो रहा है कि PMLN ने तो उनको मुल्क से बाहर निकाल दिया, बड़े आराम से जितने भी इल्जामात उनके ऊपर लगे उससे उनको एक सेफ पैसेज दे दिया, बड़ा गुस्सा दिखाया। और आसिफा भुट्टो भी कहती हैं कि कब जाके कवानीन सारे लोगों के लिए बराबर होंगे। तनवीर साहब, कवानीन बराबर नहीं है? तो जरदारी साहब भी तो दुबई में बैठे हुए। 2 रद्द-ए-अमल बड़े इंटरेस्टिंग है, एक मुस्लिम लीग नून का, एक पीपल्स पार्टी का। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि अदालती फैसले का एहतराम किया, हालांकि अदालत ने उनको कहा था कि एक बंदा जो 10 लाख रुपया कर्ज लेता है, आप ECL में उसका नाम डाल देते हैं, जिसने आइन तोड़ा है, आप जाइए और जाके ECL पे नाम रखिए, हम उसमें रुकावट नहीं बनेंगे, हमें इस्तेमाल ना करें, आपका इख्तियार है, आप इस्तेमाल करें। मुस्लिम लीग नून पीछे हट गई और अब वो मीडिया कैंपेन के जरिए अदालती जो प्रोपेगेंडा कर रही है इससे में आ रही है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मेरी वालदा के ये कातिल थे, इनका केस अधूरा रह जाएगा। भाई आपकी अपनी हुकूमत थी, आपके वालिद के ऊपर इल्जाम है, आपने 5 साल के अंदर बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस के लिए क्या किया है? आप कहते वो कुछ नहीं कर सके, तो PMLN की हुकूमत से क्यों वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? किस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो जरदारी साहब सदर थे, बड़े आराम से बहुत कुछ हो सकता था। पाकिस्तान पीपल पार्टी के पास कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है PMLN को क्रिटिसाइज करने के लिए। 5 साल जब वो पावर में थे, पहली बात है अगर कोई और उनकी जगह होता, जरदारी साहब की जगह, तो ऑर्डर करवाते कि जनाब डे टू डे हियरिंग होगी बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के केस की, लटकाते रहे 5 साल केस। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उन्होंने ये जो आर्टिकल 6 वाला जो केस था 5 साल उन्होंने तो किया ही नहीं जनरल मुशर्रफ के खिलाफ, ये तो PMLN ने आके किया। और उन्होंने क्यों नहीं किया भाई? वो पीपल्स पार्टी ने, उन्होंने तो NRO लिया था, वो तो जनरल मुशर्रफ उनको NRO ना देते, अमेरिकन और ये UAE गवर्नमेंट की के कहने पे जो इंटरनेशनल लोग इन्वॉल्व थे, तो पीपल्स पार्टी कैसे पावर में आती? आप मेरी बात समझ रहे ना? तो वो अलग बात है कि इन्होंने आके फिर दे स्टैब्ड जनरल मुशर्रफ इन द बैक। ये जरदारी साहब, उन्होंने उनको प्रेसिडेंसी इंपीचमेंट का किया, ये सब मिल गए और उनको वहां से निकाल दिया। लेकिन पीपल्स पार्टी की कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है। और डॉक्टर अमजद जो दुबई से उन्होंने कल स्टेटमेंट दी है, मैं उसको दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ये जो बीबी के केस में जनरल मुशर्रफ को
ढूंढ रहे हैं, कोर्ट में आके बयान दें। पीपल्स पार्टी अपने घर में कातिल को ढूंढे, उनका कातिल उनके घर में मौजूद है। लेकिन बात ये है, मौजूद है दुबई वाले पाकिस्तान ये वाले है घर कि में। आज तनवीर साहब सुबह- कौन से घर में, दुबई वाले घर में या इस वाले घर में? दोनों घरों में इसका पॉसिबिलिटी हो सकती है। हार पहनाया गया, गुलाबों का हार। जो बंदा 55 मरतबा अदालत के बुलाने पे नहीं आया, जो कत्ल के मुकदमात में है, जिसके वारंट जारी हो चुके हैं नाकाबिले जमानत, उसको गुलाब के हार पान डाल के आप भेज रहे हैं। हार भी पहन रहे तो गुलाब के डाल रहे हैं। यहाँ तो लेकिन मसला ये है ना कि हर कोई सियासी शहीद बन जाता है, जो जेल में जाता है वो हीरो बन के आ जाता है। कोई नई देखिए बात तो नहीं है। अनीका, मैं आपको बताऊं, ये तमाम जो बातचीत कल हुई है और जो कितने सालों से मामला चल रहा है, पाकिस्तान के अवाम इस वक्त क्या सोच रहे हैं, और मैं आपको बताने लगा हूं कि पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि भाई, मैं नाम लेता हूं, जनरल मुशर्रफ, आसिफ जरदारी, अल्ताफ हुसैन, फजलुर रहमान, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, असफंदियार वली, भाई वक्त आ गया कि आप हम लोगों की इस मुल्क की जान छोड़ दें, आप रिटायर हो। आप सब लोगों के पास इतना पैसा है कि अब नई क़यादत पाकिस्तान में आनी चाहिए जो पाकिस्तान को आगे लेके चले। ठीक है। अवाम जो है वो तंग आ गए हैं, ये केस वो केस फलां केस, और भाई इस चक्कर से पाकिस्तान निकल ही नहीं लेकिन सकता। नई क़यादत जो तैयार की जा रही है तनवीर साहब, नई क़यादत लेके आपके ऊपर सीधा सीधा कह दिया तनवीर साहब ने, आपने फंसाया, आप ही बचाएंगे। लेकिन नई क़यादत जो तैयार की जा रही है तनवीर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, एक तरफ मरियम नवाज हैं, और बहुत सारे लोग, हमजा शहबाज हैं। ये जो नई क़यादत तब्दील की जा रही है या तैयार की जा रही है, इसकी ज़हनियत में कोई तब्दीली है? देखिए, कोई क़यादत नहीं है, कोई हालात में बेहतरी नहीं है। 70 घराने हैं जो पाकिस्तान की सियासत पे काबिज हैं। मेरे बच्चों का प्राइम मिनिस्टर या बिलावल होगा या मोनस इलाही होगा या हमजा होगा, फिर उनके बच्चों का जो वज़ीर आज़म है वो इन लोगों के बच्चे होंगे। ये जो पाकिस्तान का एक निज़ाम है, इसमें बालादस्त तबकों का एक अनहोली अलायंस है। इसमें एस्टेब्लिशमेंट के अज़ाइम भी नापाक हैं, सियासतदानों के भी नापाक हैं, ब्यूरोक्रेसी मिली है। ये अवाम के फ़ायदे का निज़ाम कभी नहीं आने देंगे। ये स्टेटस को जो है इसको जारी क्या रखें। बात है तनवीर साहब, आज आगे ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये स्टेटस को फोर्सेस हैं भाई, इन्होंने पाकिस्तान को, मुझे आपको यरगमाल बनाया हुआ है। नहीं, वक्त आ गया। तो फिर हम उनको पाकिस्तान कैसे कह सकते हैं जब सबके अज़ाइम नापाक है, किसके अज़ाइम पाक है? ये देखते हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ फारूक साहब। जब हम ये कहते हैं कि कवानीन सबके लिए बराबर क्यों नहीं है, क्यों ऐसा है कि एक के लिए कानून जो है मुख्तलिफ है और दूसरे के लिए मुख्तलिफ है, चाहे किताबों में एक नजर आए, तो फिर जहन में स्पेशली पीपल्स पार्टी की तरफ से ये सवाल उठाया जाता है कि आयान अली और मुशर्रफ साहब के लिए क्या कवानीन सेम है या नहीं। एक तरफ परवेज मुशर्रफ का नाम ECL से हटा दिया जाता है, उनको दुबई जाने की इजाजत दी जाती है, दूसरी तरफ आयान अली भी वहीं दुबई जाने के लिए इस्तदा कर रही हैं, लेकिन उनका नाम अभी तक ECL से नहीं हटाया गया। क्या डॉलर गर्ल जो है वो उनका नाम हटाया जाएगा ECL से या नहीं हटाया जाएगा? मेरा ख्याल है कि अब मुझे इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है। आयान अली जो है काफ़ी बड़ी मुजरम है पाकिस्तान की हिस्ट्री की। इसकी चूँकि माँ भी बीमार है, इसका ये कसूर है। इसने बोर्डिंग कार्ड भी नहीं लिया था, इसका कसूर है। इसकी चूँकि हाई कोर्ट ने इसको ज़मानत पर रहा किया, ये इसका कसूर है। इसको ज़रूर बाहर जाने की इजाज़त मिलती अगर इसको बेनज़ीर के कत्ल में ये होती, अगर ये अकबर बुगटी के कत्ल में मुलव्वस होती, अगर ये जजों को नज़रबंद करती आयान अली तो शायद बाहर चली जाती, अगर ये इमरजेंसी लगाती, अगर ये मीडिया पे पाबंदियां लगाती, अगर ये कोई नई जमातें ब्राइब करके बनाती काफिले की तरह, ये ज़रूर ये पाकिस्तान से गद्दारी करती। ये अदालतों के हुक्म पे जिस तरह जाती थी और इसका मीडिया कहता था कि एडवाक करती है, ये अगर 55 मरतबा ना जाती तो ये पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम इसकी रिस्पेक्ट करता। आपको पता है कि सिंध हाई कोर्ट के ऊपर सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि हम ये इसको पासपोर्ट वापस कर दो, इसको इसकी जमानत के बारे में कहा। उन्होंने कहा जनाब इतना वक्त दे दें कि हम सुप्रीम कोर्ट में कर लें। आपको नहीं पता कौन खबरें छपवा रहे हैं इसके खिलाफ, आपको नहीं पता कि इसके क्या कर रहे हैं आप, कौन खबरें छपवा रहे हैं, जरा बता दीजिएगा। खबरें छपवाने वाले तो जारी बात है मीडिया ग्रुप में हैं, उन्हीं के लोग हैं ना जो खबरें प्रूव करते हैं। वो तो दफ्तरों में बैठे हैं जो लेके आते हैं, जो प्रेशराइज करते हैं। आज मुझे मालूम है कि तनवीर साहब बहुत जज्बाती, मैं भी बहुत जज्बाती हूँ, लेकिन बात दोनों ऑपोजिट साइड पे जज्बाती है, एक ही तरफ जज्बाती है। देखिए बात सामने क्लियर आ गई है। परसों सुप्रीम कोर्ट के सामने अटॉर्नी जनरल साहब भीगी बिल्ली की तरह बैठ गए, बिल्कुल झाग की तरह बैठ के। हुकूमत ने अपना केस डिफेंड ही नहीं किया। हुकूमत बचानी भी तो है ना जी। मैं फर्क बता रहा हूं, आपके खौफ से नहीं बोले। मैं आपको फर्क बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने केस जारी बात है मेरिट के मुताबिक फैसला किया। लेकिन अगर इतना खौफ है तो हुकूमत कैसे कर रहे हैं? देखिए अयान अली की बात, अयान अली की केस में कल क्या हुआ है, कस्टम्स का जो लॉयर था उसने खड़ा होकर
बिल्कुल डिफेंड किया अपने केस को। उसने कहा कि जी ये इनकी समात हो रही है, इनकी हेयरिंग्स हो रही है, ये मनी लॉन्ड्रिंग में है, करेंसी स्मगलिंग में है। तो जज साहब ने कहा कि बिल्कुल खोसर साहब आप एक हफ्ते बाद जाएं, जाके अपनी रिपोर्ट इसमें सबमिट करें, और उन्होंने मुअत्तल कर दिया सिंध हाई कोर्ट का फैसला। तो डिपेंड करता है कि आप केस कैसे प्रेजेंट करते हैं, आप केस कैसे फाइट करते हैं। यकीनन अगर अयान अली ने कुछ गलती की है तो डेफिनेटली अयान अली को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब ने अगर कोई गलती की है तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। जाहिर है कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये है कि वो एक सिविलियन मुल्जिम थी, उसका कोई वाली वारिस से यहाँ नहीं है। अगर वाली वारिस नहीं है, बड़ा लंबा ट्रेल है तनवीर साहब। मैं ये कहूँ जी, ये तो कीड़े मकोड़े हैं, सियासी लोग हैं। अब वजीर आजम भी हो तो उसको बांध के सीट के साथ फिर कराची लांडी जेल ले जाया जाता है, लेकिन अगर ताकतवर शख्स हो तो ऐसे जाता है जैसे मुजफ्फर सदर परवेज मुशर्रफ फूलों के हार पहन के गए हैं। वो आपको याद होगा यूसुफ रजा गिलानी साहब को 5 सेकंड के लिए जो नजरबंद किया गया था, खून के आंसू दिल रोता है उनके जो रूल ऑफ लॉ की बात करते थे। लेकिन जो शख्स जब जरदारी साहब जेल से बाहर निकले उन्हें भी फूलों के हार पहनाए गए थे। जब यूसुफ रजा गिलानी साहब सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए उनके लिए भी बड़े नारे लगे थे। हम तो यही देखते हैं जो जेल जाता है वो तमाम जराइम पेशा लोगों को फूलों के हार पहनाए जाएं, जो लोग आइन तोड़े उनको फूलों के हार पहनाएं, जो लोग जमहूरियत का कत्ल करें। आज पीएमएलएन के हवाले से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे 3 पीएमएलएन के हॉक्स हैं, नॉन हॉक, 1-2 ख्वाजा साहिबान हैं, ख्वाजा आसिफ साहब और ख्वाजा साद रफीक और यासिर इकबाल साहब, इनको चाहिए कि आज ये करें प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बहुत बाज़मीर लोग हैं, इनका बड़ा कॉन्शियस है, मुझे मालूम है। ये बड़े अपना वो जो है ना अपने पॉइंट पे प्रिंसिपल पे रहने वाले लोग हैं। इनको चाहिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ऐलान करें कि हम इस गवर्नमेंट से रेजिग्नेशन दे रहे हैं, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और जगह भी होनी चाहिए। और वहाँ बताया जाना चाहिए कि परवेज मुशर्रफ के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उनके गैर कानूनी इक़दामात से हम लातअल्लुकी का ऐलान करते हैं। ठीक है, ये जो है ये डिमांड एक आ गई है, और डेफिनेटली नाज़रीन आगे चलते हैं। डिमांड तो एक और जगह पर भी आई है, पार्लियामेंट में एक डिमांड आई है और हुकूमत और अपोजिशन इस डिमांड के ऊपर यकजा हो गई है। डेफिनेटली तनख्वाहों के हवाले से हमने आपको पहले भी एक दफ़ा खबर बताई थी, तनख्वाहों के बढ़ाने के ऊपर बात की गई। और अयाज सादिक साहब की मासूमियत देखिए कि वो कहते हैं कि मेरे से 4 गुना ज़्यादा मेरे सेक्रेटरी की तनख्वाह है, ना तो हमें क्रेडिट कार्ड मिलता है ना कर्जा मिलता है, अब हम करें तो करें क्या, खर्चे पूरे नहीं होते। लेकिन फिर सवाल ये आता है फारूक साहब के फिर लंबी लंबी गाड़ियाँ, इतनी सारी गाड़ियाँ, वो सासों के अंदर जो गोशवारे जमा कराए जाते हैं उसके अंदर तो यूसुफ रजा गिलानी साहब कहते हैं कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन फिर उनके घर देखने वाले। मैं हैरान हूँ कि या तो ये कि कौम बड़ी हम ये लोग समझते हैं कि हम बहुत बेवकूफ़ लोग हैं, और हो सकता है शायद हम बेवकूफ़ या हम बहुत मासूम या हम बहुत मासूम हैं। आपने इशारा कर दिया, मैं कहने वाला था कि जब किसी भी प्रोविंशियल असेंबली का इजलास हो या नेशनल असेंबली का या सेनेट का, जो गाड़ियां मीडिया दिखाता है, वो जो मैं कहता हूँ जो फौजी टैंक होता है ना, वो टैंक से भी ज्यादा खौफनाक गाड़ियां होती हैं, जो लेक्सस और प्राडो। सिंध असेंबली में देखिए जरा। अब मेरी बात सुनिए, ये कहाँ से आती हैं? 60-70 हज़ार रुपए की तनख्वाह में ये गाड़ियां आ सकती हैं? मैं आपको बताता हूँ गाड़ियां किधर से आती हैं। ये गाड़ियां आती हैं भाई इन तमाम, ये दस्ती साहब जरा बताएं कि ये जो डेवलपमेंट फंड्स मिलते हैं यहाँ पे अरबों के हिसाब से पूरे 5 साल के दौर में, उससे कितना कुछ माल बनाया जाता है। खुल के बात करें ना अगर बात हो रही है। सही। आपको पता है पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी बलूचिस्तान में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हर एमपीए को पिछले 5 साल में जो उनकी गवर्नमेंट थी, हर एमपीए को 33 से 35 करोड़ रुपए पर साल दिया गया डेवलपमेंट के लिए। पर एमपीए 67 एमपीए, ये बनता है 5 साल में तकरीबन 150-200 अरब रुपया। आप मुझे बताएं कोई एक सड़क बनी हो, कोई एक नया हॉस्पिटल बना हो। वो तो एनएफसी अवार्ड के बारे में भी फारूक साहब कहा जाता है कि कितने आराम से इधर-उधर। दस्ती साहब जो है ना, वैसे तो बस चलाते हैं, हमें इंप्रेस करते हैं, लेकिन ये बताएं कि ये डेली अलाउंसेस हैं, ये मेडिकल अलाउंसेस हैं, ट्रैवलिंग अलाउंसेस हैं, फ्री एड नहीं। लेकिन दस्ती साहब की जिम्मेदारी तो नहीं बनती ना बताना, ये तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सामने चीजें खुल के लाएं। तनवीर साहब, ये हुकूमत और ऑपोजिशन इस तरह की बातों पे तो इकट्ठी हो जाती है। जब जमहूरियत के खिलाफ कोई बात आती है, इस तरह की कोई बात आती है, उस टाइम पे अब मुशर्रफ साहब के मसले पे इकट्ठे हो जाते हैं अगर इतना मसला आता तो। बात यह है कि सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं रुकने पार्लियामेंट नहीं हूँ, वरना जितने मसाइब में, जितनी परेशानी में ये लोग शिकार हैं, जितनी कम तनख्वाहों का इन्होंने वावेला किया है, मैं तो मेरे बच्चों की फीस अदा हो रही है, मैं अच्छा खाता पीता हूँ, तो वो मैं तो पहले ये अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये वो लोग चीख पुकार कर रहे हैं जिन्होंने फैसला करना है, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान की तनख्वाहें कितनी होंगी इस वक्त डिसाइड करना है। शायद इनको अंदाज़ा हुआ होगा कि जिस बंदे की कम से कम तनख्वाह इन्होंने 12,000 मुकर्रर की है, उसकी फ़ीस कैसे पूरी होती होगी, उसका किराया मकान कैसे जाता होगा, वो कहाँ से खाता पीता होगा। ये वो सवाल है जो अरकान पार्लियामेंट को
इस पे गौर करना चाहिए। और एयाज सादिक साहब कहते हैं कि हमें कोई क्रेडिट कार्ड नहीं देता, हमें कोई कर्जा नहीं देता। सर इसकी वजह ये नहीं है कि आप रुकने, इसकी वजह आपकी क्रेडिबिलिटी है। आप कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को ज्यादा पैसे मिलते हैं, भाई वो CSS करके आते हैं, आपने BA की शर्त भी खत्म कर दी है, प्रॉपर्टी माफिया जो आते हैं। आप देखिए, एक सवाल है मेरा सवाल ये, अगर ये इतने गरीब हैं, चलो एयाज सादिक साहब गरीब हैं, कहते हैं कि मेरा सेक्रेटरी 4 गुना तनख्वाह लेता है, 60-70 हजार से कुछ नहीं बनता। सर NA 122 में ये जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुए थे, ये कहाँ से आ गए? नहीं वो देखिए ना, जो इलेक्शन के अंदर आप ये पानी की तरह है। पैसे बहाते हैं, ये कहाँ से आ जाते हैं? और जहाँ पे तनवीर साहब, वो पार्टी फंड होता है ना। अच्छा सुने तनवीर साहब, मैं एक प्रपोजल ऑफर करता हूँ अपना ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस को। हम आपकी डेवलपमेंट फंड बंद कर देते हैं, आपकी तनख्वाह 3 गुना ज्यादा कर देते हैं, क्या आपको कबूल है? ये सही है, ये सवाल उनसे उठाया जाता है। लेकिन मुझे एक और बात बता दीजिए कि अगर इतना मसला है, इतने प्रॉब्लम्स है, तो हर कोई ये सीट लेने के पीछे इतना पागल क्यों होता है, इतना ज्यादा क्रेजी क्यों हो रहे होते हैं ये लोग कि जी सीट लेनी है, इलेक्शन जीतना है इतनी दफा? पहली बात तो ये है कि जितना ये दरअसल मसला ये है कि एक विशेष साइकिल चल रहा है। सही। जो मेरा पैसा एक्चुअली इनके पास जो डेवलपमेंट फंड वाला पैसा होता है, वो मेरा आपका पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। ये वो वहां से माल बनाते हैं, ठीक है ना जी। ये राना सलाना साहब 1-2 दफा बोल चुके हैं कि एक्चुअली पहले रेट क्या था, अब रेट क्या हो गया। रेट अभी मेरे ख्याल 25-30% के करीब चला गया, ठीक है ना जी। फिर वो उससे पैसा कमाते हैं, दोबारा इलेक्शन पे वही पैसा लगाते हैं, लोगों के वोट खरीदते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर और कमाते हैं। तो ये एक विशेष साइकिल जो है ये चल रहा है। और आखिरी बात सुन लीजिए, बात ये है कि जमशेद दस्ती यार तू छा गया, तूने कहा है कि मेरा घर भी नहीं है, मैं बस पे आता हूँ, तेरी बस को तो म्यूजियम में रखना चाहिए, ये तारीखी बस है जिसके ऊपर एक रुकने पार्लियामेंट जाता है। लेकिन एक ऐसी पार्लियामेंट, इनको तो 60-70 हजार रुपए भी ज्यादा देते हैं, जो सदर मुशर्रफ को रोकने की सकत नहीं रखती, जिसकी टांगें कांपने लगती हैं एक क्रिमिनल को बाहर भेजते हुए। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं डेफिनेटली हुकूमत और अपोजिशन के हवाले से, और ये भी कहा जा रहा है कि एक, जिस तरह फारूक साहब ने कहा, एक विशेष साइकिल है। विशेष साइकिल तोड़ें तो तोड़ें कैसे? चीफ जस्टिस साहब को भी यही लगता है, विशेष साइकिल नहीं टूटने वाला। कहते हैं 25 साल तक यही हुकूमतें रहेंगी, और 70% हल्कों के अंदर ऑलरेडी पता होता है कि नतीजा क्या निकलना है। ये तो वही बात हो गई तनवीर साहब कि चीफ जस्टिस साहब ने अगर ये बात कही है, तो फिर उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये मतलब हुआ कि धांधली होती है हर बार? इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले आपको चीफ जस्टिस के हवाले से बात बताई, और चीफ जस्टिस बड़ी बरहमी का इजहार किया उन्होंने। जिस तरीके से ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि विशेष साइकिल है, विशेष साइकिल टूट नहीं रहा। जिसने हुक्मरान बनना होता है वो उतरता है, फिर पैसे लगाता है, फिर हुक्मरानी में आ जाता है, और ये चीज़ चलती रहती है, ये दायरा खत्म नहीं हो रहा। और लगता है चीफ जस्टिस को भी ये दायरा खत्म होते हुए नजर नहीं आ रहा। कहते हैं अगले 25 सालों में भी यही हुकूमतें रहेंगी। 70% हल्कों के तो पहले ही पता होते हैं कि नताइज क्या हैं। ये कुछ इशारा लगता है तनवीर साहब बुरा धांधली की तरफ भी। ऐसा है क्या? वो इमरान खान साहब जो कहते हैं कि पहले से सारी चीजें डिसाइडेड होती हैं, वो सच है क्या? पहली बात यह है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये कोई पाकिस्तान का आम आदमी या कोई कम पढ़ा लिखा आदमी नहीं दे रहा। बिल्कुल। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं ये हुक्मरानों की वजह से है, और हम वोट लेके इन लोगों को लेके आते हैं। ये कि मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के केस की समाअत कर रहे थे कि लोगों ने किराए की कोठियों में बगैर फैसिलिटीज़ के मेडिकल कॉलेजेस खोले हुए हैं, और हुकूमत इसको नहीं देख रही। बात ये है कि ये बहुत बड़ा एक सवाल उठाया है। मैं एक वोटर हूँ, मैं अपने वोट से हुकूमत नहीं बदल सकता। मेरे पास ये इख्तियार नहीं। मैं मिस्टर ए को वोट दे के आता हूँ, फारूक साहब पास बैठे हैं, मिस्टर 20 वो कामयाब हो जाता है। ये तमाशे हमने देखे हैं, ये हमने मुशर्रफ दौर में भी देखे हैं, ये इससे पहले दौर में भी हम देखते रहे हैं। जिसका पास थानेदार है, जिसके पास पटवारी है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास एक धौंस और धांधली की गुंजाइश है, वो यहाँ पे राज करेगा। इसलिए सियासी क़यादत नहीं आएगी। चंद लोगों की ये जो गवर्नेंस है, सियासी जमातें प्रॉपर्टी माफिया चला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता इखलाक पे अमल दरामद नहीं करा सकता। धांधली की शिकायत हैं, अदालत बेबसी का शिकार है। अब अगर सारे लोग जो हैं वो स्टेटस को के आगे बेबस हैं, तो पाकिस्तान में 25 साल क्या 25,000 साल तक बेहतरी नहीं आएगी। हमें ये फैसला करना होगा कि दो बुरे लोगों में से कमतर बुरा कौन है, इसको वोट ये जो स्टेटस को की बात होती है नॉर्मली भी, ये स्टेटस को बनाने वाले हम ही हैं। हम इसको तोड़ नहीं रहे, तोड़ेंगे तो फिर ही चीजें तब्दील होंगी ना। मुझे तो खुशी है कि आज तनवीर साहब जो है
अब वो भी लगता है कि एंटी स्टेटस को फोर्सेस में भी ये शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा देखें, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये पहली मर्तबा नहीं कहा, ये पहले भी 2-3 मर्तबा वो बड़ी सख्त अल्फाज में ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि गवर्नेंस के मामला जो हैं वो ठीक नहीं है, गवर्नेंस ठीक होनी चाहिए, मुल्क की मामला अगर आपने अच्छी तरह चलाने हैं। तो देखें, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस किस्म के मैसेजेस दे रहे हैं ताकि ऐवान इक़्तिदार में ये मैसेजेस पहुंचे कि भाई आप देखें ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, वो एक आम आदमी नहीं कह रहा है। एक ये बात, दूसरा ये है, मैं ये कहूंगा कि जब उन्होंने कहा कि 70% इलेक्शन रिजल्ट तो वैसे ही पता होते हैं, इसका मतलब है वो इस बात को मानते हैं कि माजी में ये इलेक्शन आर फार्स, ये इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैं तो आज ये कहता हूं कि जो हमारे एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब थे जो रिटायर हो गए, जिन्होंने पिछले साल जुडिशियल कमीशन ने वो इलेक्शन वाला जो किया था, मैं समझता हूं कि वो देखिए मुझे उनका नाम भी याद नहीं है, वो सही मानों में उस जुडिशियल कमीशन में सिफारिशात लेके आते हैं, जो गड़बड़ है उनको पॉइंट आउट करते हैं, तो वो पाकिस्तान की एक और गड़बड़ को जरा हम पॉइंट आउट कर देते हैं। 25 साल तक तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि लगता है यही हुकूमत है, लेकिन हमें ये भी लगता है कि अगले 25 साल तक भी इस्लामाबाद का नया एयरपोर्ट जो है नहीं बनने वाला। ये तो ऐसे फिगर दे रहे हैं, लेकिन द थिंग इज कि इस्लामाबाद का एयरपोर्ट कई अरसे से बनने की तरफ जो है वो रवां दवा है, पर वो रवां दवा ही है, उसकी स्पीड इतनी स्लो है कि लगता ही नहीं है कि कहीं से किसी तरीके से वो बन रहा है। 38 अरब से अब 80 अरब पे पहुंचने वाला, जरा और इंतजार फरमाइए, थोड़ी और प्राइस बढ़ जाए, शायद यही इंतजार कर रहे हैं फारूक साहब। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, ये न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट ये 100 अरब को भी आप देखेंगे क्रॉस करेगा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का आता है, कोई शर्म भी मुझे आती है कि देखिए सिविल एविएशन की डायरेक्टर जनरल वो आके कल कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कि जनाब, और देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो हम बनाने जा रहे हैं, वो कहते हैं कि इसका जो PC-1 था वो फ्लॉड था, वो डिफेक्टिव था। और दूसरी चीज वो कहते हैं कि ये तो एडहॉक बेसिस पे ये एयरपोर्ट बन रहा है पिछले कितने सालों से। आपने जो 38 अरब की बात की, 2008 में वो PC-1 था, फिर 81 अरब में रिवाइज हो गया। अच्छा, और इंटरेस्टिंग चीज ये है जो कल फिर शेख रुहेल असलम साहब जो है वो पढ़ गए उनको, उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है कि 2 आपके पैरेलल रनवेज हैं और उनके अंदर डिस्टेंस प्रॉपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहता कि 1 किलोमीटर का फासला 2 रनवेज के दरमियान होना चाहिए, इन्होंने वो नहीं किया। अब वो कह रहे हैं कि जी गलती होगी, फलाओ, इतना बड़ा ब्लंडर। मैं बनाने के बाद गलती होगी ये पता चला, जो आपने सारे टेक्निकल लोग हायर किए थे वो थर्ड अपना रनवे जो है वो बनाएंगे, पता नहीं उसमें कितने साल। एक काम करते हैं फारूक साहब, तनवीर साहब एक काम करते हैं, उसके बाहर इंतजार फरमाइएगा, बोर्ड क्यों नहीं लगा देते? मैं आपको बताता हूँ जी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये जो 36 अरब रुपए से 81 अरब तक पहुंचा है, इसमें किसी बंदे की जिम्मेदारी का तयन नहीं किया जा सका। मुशर्रफ दौर के अंदर 2003 में इसका अप्रूव किया गया, जरदारी दौर में 2007 में संगे बुनियाद रखा गया, पीपल्स पार्टी ने ठेकेदारों को ठेके दिए, नून लीग तकमील में तीनों पार्टियां आपस में मिल गई और जाके पब्लिक अकाउंट कमेटी को बताया कि इसमें कौन बंदा है इसकी लागत में इजाफे का जिम्मेदार, काम में ताखीर का जिम्मेदार। इसका अभी तक तयन ही नहीं हो सका। ये जब मुकम्मका होता है, जब इस तरह से जैसे ये डील परवेज मुशर्रफ वाली हुई है, उसके ये नताइज होते हैं कि कोई पूछने वाले नहीं होता। और लास्ट पॉइंट इनका मैं क्विकली कहूंगा, मैं समझता हूं ट्रांसपेरेंसी के लिए हुकूमत को वो तमाम कंट्रैक्टर्स के नाम बताने चाहिए। मैं सोशल मीडिया पे सुन रहा हूं कि वो कौन से कंट्रैक्टर हैं जो कि PMLN राइवेंट की फैमिली के बहुत क्लोज हो गए हैं, उनका नाम सामने आना चाहिए। पीपल शुड नो द ट्रूथ। सही है, पीपल शुड नो, और सच सामने आना चाहिए, इसलिए क्योंकि जब एयरपोर्ट डिजाइन हो रहा था उस टाइम पे ये रनवेज के डिस्टेंस का किसी को नहीं मालूम था। इंटरनेशनल लेवल का एक एयरपोर्ट बन रहा है, किसी को ये मालूम नहीं कि रनवेज का डिस्टेंस जो है इस तरह का है कि उसके अंदर कोई भी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी इस तरह का एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। आगे चलते हैं नाजरीन, कुछ एक्सीडेंटल चीज़ की बात कर लेते हैं, या एक्सीडेंटल कह लें या प्लान कह लें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन नाश्ते की बात करते हैं, नाश्ता डिप्लोमेसी की बात करते हैं। पाकिस्तान के और इंडिया के बीच में बड़ी ऐसी डिप्लोमेसीज होती है, कभी क्रिकेट डिप्लोमेसी होती है, कभी नाश्ता डिप्लोमेसी होती है, कभी जाती उम्रा डिप्लोमेसी होती है। हम कल भी बात कर रहे थे, सुषमा स्वराज और सरताज अजीज साहब की मुलाकात हुई सार्क के हवाले से, और साथ ही साथ मोदी साहब की मुलाकात के हवाले से ये तमाम बातें हुई हैं। और क्या बातें हुई फारूक साहब? काठमांडू में नाश्ता डिप्लोमेसी तो हो गई, लेकिन अक्सर औकात हम लोगों ने ये भी सुना है नवाज शरीफ साहब और मोदी साहब की एक्सीडेंटल मुलाकातें भी होती नहीं, जिस तरह वो कहा वो ये तो देखिए, ये वही नेपाल है जहाँ पे कहा जाता है कि 2014 में गलबन वो एक सीक्रेट मुलाकात हुई थी 1 घंटे की, इसी तरह सार्क का जो समिट वहाँ पे हो रहा था। चले उसको छोड़ देते,
मुझे आप ये बताएं कि एक तरफ तो यहाँ इनविटेशन दी जा रही है मोदी साहब को और फिर कहते हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, 7 समिट हो रहा है यहाँ पे नवंबर में, बिल्कुल उनको आना चाहिए, वो प्रोटोकॉल भी है। और दूसरी तरफ ये भी बात हो रही है कि जनाब मोदी साहब उनको मिलेंगे जाके नवाज शरीफ साहब को न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में 31 मार्च जो वाशिंगटन में हो रहा है। लेकिन पैनल में क्या हो रहा है, हुकूमत पाकिस्तान इंडियन हाई कमिश्नर को बुलाती है, प्रोटेस्ट करती है कि कोलकाता के मैच के लिए जो कल हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का, आपने हमारे सफारतकारों को परमिशन नहीं दिए वहां जाने के लिए। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही किस किस्म के ये ताल्लुकात चल रहे। आगे सुने, ठीक है, पठानकोट के ऊपर जनाब पेशरफ्त होगी कि हमारी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है 27 मार्च को जाएगी, 28 से वहां पे काम शुरू करेगी। लेकिन आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के अवाम 2 चीजों की अभी तवक्को कर रहे हैं। एक वो कह रहे हैं कि वो कब दिन आएगा जब अजीत डोवल साहब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब को लिस्ट देंगे कि भाई ये वो टीटीपी के लोग हैं, ये अलकायदा वो अपना रॉ के लोग हैं जो कि आपके खिलाफ फाटा में कराची में कार्रवाई कर रहे हैं, ये कार्रवाई करने आ रहे हैं। और दूसरी बात, कब हम अपना हम ये तो कह रहे हैं कि हम इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस कर रहे हैं, भाई कब हम अपना वो डोजियर जो हमने अमेरिका में दिया यूनाइटेड नेशन 3 डोजियर या 4, भाई वो डोजियर कब सत्ताजी साहब सुषमा स्वराज को प्रेजेंट करेंगे, मुझे आप ये बताएं। मैं एक सिविलियन आदमी हूँ, पाकिस्तान की सिविलियन कम्युनिटी को, इंडियन की सिविलियन कम्युनिटी को इस पाक भारत ताल्लुकात के बेहतर होने पे कोई इतराज़ नहीं। अब ये हो रहा है कि ये चूँकि कल कश्ती के अंदर सवार होके दोनों एटमी मुल्कों के वज़ीर आज़म गए थे, शायद उन्होंने सोचा हो कि दोनों मुल्क अगर किसी एक ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया तो दोनों डूब जाएंगे। इस वजह से उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान भी आ रहे हैं सार्क मीटिंग समिट में करने के लिए शिरकत, और न्यूयॉर्क में अगले चंद हफ्तों में मुलाकात भी वज़ीर आज़म कर रहे हैं। तो बात ये है सिविलियन हुकूमत को हालात बदल रहे हैं, अब दोबारा स्पेस मिल रही है सिविलियन हुकूमत को, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सिविलियन हुकूमत का इख्तियार बढ़ना शुरू हो गया है, हालात इंडिया और पाकिस्तान के बेहतर हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर प्रपोजल तैयार कर रहा है, बिजनेस प्लान बना रहा है, दोनों मुल्क इक्तिसादी मैदान में भी कोई लैंडमार्क डेवलपमेंट्स जो हैं आने वाले दिनों में हम। अच्छा तनवीर साहब, ये बताइएगा कि अगर इतनी हमारी सिविल और मिलिट्री हुकूमत हमारे यहाँ तो सेम है, इंडिया के अंदर कुछ चीजें मुख्तलिफ नजर आती हैं फारूक साहब। हम वही जिस तरह बात कर रहे हैं, एक तरफ तो क्रिकेट मैच नहीं देखने दे रहे, दूसरी तरफ इतना मुस्कुरा के मिल रही थी इंडियंस के अपने इंटरेस्ट हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो उन्होंने प्लान बनाया हुआ है अगले 20-25 साल के लिए कैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है इमीडिएट फ्यूचर में, वो उन्होंने करना ही करना, आप जो मर्जी कर ले। बगल में छुरी मुंह में राम राम। जी बिल्कुल, जो वो उनके अपने अज़ाइम जो है वेरी क्लियर अबाउट पाकिस्तान। एक बात जी, मैंने यहाँ कहा था कि मोदी जाती उम्रा गए हैं, मुझे डर लगता है कोई वाकया हो जाएगा तो पठानकोट हो गया था। बिल्कुल। अब जो सूरत हाल जितनी तेजी से नॉर्मल हो रही है, जितने तलकात बेहतर हो रहे हैं, मुझे डर है कि इंडिया और पाकिस्तान में जो अमन के खिलाफ काम करने वाली कुफ्ते हैं वो कोई और। लेकिन तनवीर साहब, वहाँ आप सराहें हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान में हालात को बेहतर रखा, इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ गड़बड़ कर दी है। मेरी बात, अब मैं एक लाइट टोन में बात करना चाहता हूँ जनाब, अपना नवाज शरीफ साहब भी, अब उनके ज़हन में भी शायद बात आ रही होगी कि मैडम तसौद का जो म्यूजियम है, ठीक है, वहाँ पे मोदी साहब का जो वैक्स का मुजस्सम है उसकी तैयारी की जा रही है, वो अपना बड़ा अपने डायमेंशंस दे रहे हैं, अपने मेजरमेंट्स दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब को भी आइडिया होगा कि अगर मोदी साहब को वहाँ पे मैडम तसौद में रखा जा सकता है मुजस्समा, तो मेरा क्यों नहीं रखा जा सकता। अच्छा, वैसे ये बात भी बड़ी अजीबो गरीब है फारूक साहब, ऑफ द टॉपिक है, लेकिन जस्ट एज अ लाइटर नोट कि मोदी साहब वही हैं जिनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया था, वीजा नहीं मिलता था, आज उनके मुजस्समे लग रहे हैं मैडम तसौद म्यूजियम के अंदर। यही तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की इन लोगों की मुनाफिकत है कि जब सारा कसूर ही आलमी दुनिया का है, जो पाकिस्तान में मसाइल हैं ये अमेरिका के हैं, इंडिया के हैं, और ये आलमी दुनिया ही नहीं चाहती कि पाकिस्तान तरक्की करे, हमारा कोई कसूर नहीं है, हम तो ऐसे दूध में धुले हुए हैं। आपको याद होगा, तो रूल ऑफ लॉ की पाबंदी करते हैं, आज सुबह भी एक त्यारा रूल ऑफ लॉ की पाबंदी करके लेके गया। वैसे आपको याद होगा तनवीर साहब, हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही वो वीडियो चलाई है जहां वाकई में पता चल रहा है कि आलमी दुनिया, CIA, KGB और रॉ ने पाकिस्तान को 2 लाख करने में एक बहुत अहम किरदार अदा किया। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई मुबालगा राय भी नहीं है कि आलमी मंजरनामे के ऊपर पाकिस्तान की एक हॉट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और इसके ऊपर हर वक्त हर किसी की नजर रहती है, तमाम
एजेंसीज की नजर रहती है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, अमेरिका की तरफ ही चलते हैं। CIA की बात आई थी तो अमेरिका की बदनामे जमाना कंपनी को, जिसको अमेरिका के अंदर लान तान की जाती है, पंजाब के अंदर उसको खुले हाथों से जो है वेलकम किया जाता है और उनको ठेके भी दे दिए जाते हैं। तनवीर साहब, कौन सी कंपनी है, क्या कर रही है और क्यों कर रही है, और यहाँ क्यों कर रही है, अमेरिका में क्यों बैन है? देखिए, ये मेरी नज़र से ये खबर गुजरी है कि अमेरिका की एक कंपनी जिसने अमेरिका को कहा कि हम चाइना को टेलीकम्युनिकेशन का कुछ सामान दे रहे हैं, बाद में उन्होंने ईरान को दे दिया और अमेरिका में उस पर पाबंदियाँ लगी। वो अब सेफ सिटी प्रोजेक्ट पंजाब का बहुत बड़ा मुख्तलिफ शहरों में इक्विपमेंट लगाना है 15 अरब रुपए का, उस कंपनी को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। 75 अरब रुपए जी, 75 अरब रुपए का, लेकिन एक जो लाहौर में 15 अरब रुपए की लागत से ये होगा। अब बात ये है कि इसमें क्या बुरी बात है। अब बिजनेसमैन जो बैड बिजनेस प्रैक्टिसेस करते हैं वो ये करते हैं कि जो कंपनी शॉर्टलिस्ट नहीं होती वो दूसरी कंपनी को मलाइन करने के लिए मीडिया कैंपेन करती है, जिस तरह का ये एक मामला है। चीन से सस्ते मीटर आ रहे थे वापडा में, लोकल जो मैन्युफैक्चरर थे मीटर्स के, उन्होंने एक कैंपेन की और कहा कि जनाब यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, बेरोजगारी हो जाएगी और गरीब कंज्यूमर को बड़े महंगे करने मुझे ये बताइए कि क्या जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जिसपे हम एटमी मुल्क हैं, क्या हम इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक लेके आए थे इस मुल्क में? क्या आप वेस्ट से पूछ के इजाजत के साथ लेके आए थे? लेकिन क्या हमें फोर्स नहीं किया जा रहा था इंडिया को तमाम चीजें देकर? आपको अच्छी क्वालिटी की चीज सस्ते रेट्स के ऊपर दे रही है, वो अमेरिका के अंदर अगर किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन किया तो उनका मामला है। आप आराम से अपना नेशनल इंटरेस्ट देखिए, आपका मफाद क्या है उसके ऊपर आए। नेशनल सिक्योरिटी लॉ, जो कौमी सलामती के कवानीन है, उनकी खिलाफवर्जी अमेरिका के अंदर की। ऐसा तो नहीं है ये जो सस्ती चीजें दे रहे हैं इसके अंदर कोई स्पाई एलिमेंट्स हो, कोई बग्स हो, कोई ऐसी चीजें हो जो सस्ते हमें दिए जा रहे हैं पाकिस्तान को? देखिए, मैं आपको ये ऐसे मामला बड़े सेंसिटिव होते हैं। बिल्कुल। जिस कंपनी ने अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी लॉज को वायलेट किया हो और अपना इक्विपमेंट पहले चाइना भेजा, उसके बाद ईरान री एक्सपोर्ट किया हो, तो जारी बात वो तो पकड़े गए वहां पे। अब देखें, चाइनीज भी एक दो ऐसी कंपनीज हैं जो हमारे प्रोजेक्ट्स में आई हैं, जो ब्लैक लिस्टेड हैं ऑलरेडी पाकिस्तान में। मुझे ये बताएं, हम क्यों ऐसे जो गलत रेपुटेशन वाली कंपनीज हैं जिनमें ऐसे इस किस्म के मामलात हैं, हम क्यों इन्हीं लोगों को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं? और इसी के साथ साथ अगर कोई गलत या ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हम तो अगर हम कोई अच्छा काम भी कर रहे हैं उसमें भी सवाल उठने लग जाते हैं, बिला वजह के सवाल उठने लग जाते हैं। तो अगर कोई सही काम कर रहे हैं तो किसी रिप्यूटेड कंपनी को या एटलीस्ट ऐसी कंपनी को जिसके नाम के ऊपर एक काला धब्बा ना हो, उसको लिया जाए। नाज़रीन, बात करेंगे एक हीरो की जिसने इंडिया के मुंह पे काला धब्बा लगाया। 55 सेकंड के अंदर 5 हवाई जहाज इंडिया के मार गिराए 1965 की जंग में। सलाम है MM आलम को, जो कि पाकिस्तान के हीरो। तीसरी बरसी आज उनकी, सबसे पहले उनको ट्रिब्यूट देते हैं हम और हमारी टीम। नाजरीन, ये वो जांबाज जिन्होंने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया 1965 की जंग के अंदर, जहां पाकिस्तान ने बड़े बुरे तरीके से इंडिया को हराया था। इनके आखिरी दिनों में जब ये अदालत में थे तो इनसे मेरी मुलाकात हुई PNS शिफा कराची के अस्पताल में, और तब भी पूरे पुरजोश तरीके से इन्होंने मुझसे एक किताब डिमांड की थी। पढ़ने के इंतहाई शौकीन फारूक साहब, ये हीरो, ऐसे हीरो जिनको भुलाया नहीं जा सकता कभी। देखिए, आप सिर्फ इनको हीरो ना कहें, ये अब तो एक लेजेंड है बेशक, और इंस्पिरेशन है तमाम इस मुल्क के लिए और अपना आइंदा की जो नस्लें हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स की। आप ये भूल गई हैं कि 6 सितंबर को इन्होंने 2 इंडियन जहाज गिराए, 17 जरूरत मिला। 7 सितंबर को 5 जहाज गिराए, जिसका आपने 55 सेकंड में दोबारा 17 जरूरत मिला। तो देखें, ये तो नेशनल हीरोज में एस पायलट, टॉप गन, जो भी आप नाम ले वो कम है। बात ये है कि ये जो मोहम्मद महमूद आलिम हैं, लाहौर की MM आलम रोड इनके नाम से मंसूब की गई है। इनका सिर्फ ये कारनामा नहीं कि इन्होंने बहुत ज्यादा दादिल शुजात दिया और बहादुरी का मुजाहरा किया। जब उम्र के आखिरी हिस्से में 2 कमरों के मकान में रहते थे, एक कमरे में रहायश थी और वो जो मेस में रहते थे, दूसरे कमरा किताबों से भरा हुआ था। ना कार खरीदने में दिलचस्पी, ना घर बनाने में दिलचस्पी, ना दुनियादार के मामलों में। और इस बंदे ने, मैं मोहम्मद आलम साहब, मैं थोड़ा सा जज्बाती हूँ, आप मेरे हीरो हैं, अल्लाह आपको मगफरत करे, आपके दर्जात बुलंद करे। ये रोल मॉडल है पाकिस्तान की फजाइया का, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी को इसकी कदर करनी चाहिए। आपने MM आलम रोड का जिक्र किया जो लाहौर में है, गुलबर्ग में, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने PF बेस मियां वाली को भी इनके नाम पे रखा है MM आलम एयर बेस।
ٹھیک ہے. MM عالم اپنے زندگی کے آخری وقتوں کے اندر جو ہے فیصل بیس پر رہائش پذیر تھے, اور ان سے ملاقات کر کے مجھے ایک اس بات کا اندازہ ہوا کہ ایک ایسا شخص جو پاکستان کا ہیرو ہو, وہ اتنی سادگی سے, جس طرح تنویر صاحب نے بھی کہا, فاروق صاحب نے بھی کہا, اس سادگی سے زندگی گزارنا, یہ ویسے ہمارے سیاستدانوں کو بھی سیکھ لینا چاہیے. ذرا کوئک ایک کامنٹ دے دیں اس بارے میں. بات صحیح ہے, یہ صرف ایک ٹاپ فائٹر پائلٹ نہیں تھے ایئر فورس کے آفسر, لیکن یہ ایک رول ماڈل ہے. یہ رول ماڈل نہ صرف پاکستان ایئر فورس کے لیے, مسلح افواج کی آئندہ جنریشن کے لیے, بلکہ اس قوم کے لیے بھی, کیونکہ دیکھیں انہوں نے بڑی سادگی سے اپنی زندگی گزاری, اور کتابوں کو ان کو شوق تھا, اپنا ریلیجن میں ان کو بڑی بڑی دلچسپی اینڈ میں ہوگی. تنویر صاحب کو میرے دل میں MM عالم صاحب کی جو عزت ہے, یہ ان کی PR کمپین کی وجہ سے نہیں, ان کے اچھے کاموں کی وجہ سے ہے. باقی لوگوں کو بھی چاہیے کہ اچھے کام کریں, اچھے کام کریں, اور اچھے کام سامنے نظر آتے ہیں, اس کے لیے کسی ایڈورٹائزمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن MM عالم, آپ کو سلام. آپ نے جس طریقے سے پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل بن کے دکھایا, وہ شاید ہی کوئی کر سکتا. اور مجھے آپ سے مل کر اتنی خوشی ہوئی تھی کہ شاید ہی اس طرح سے کسی بھی بڑے سیاستدان سے ملتے ہوئے مجھے اتنی خوشی ہو. ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی. ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. باخبر صبح کے نام سے فیس بک اور ٹویٹر پر ہم موجود ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو ضرور رہیے گا. اللہ حافظ.